मॉर्निंग हम लोग बायोलॉजी की कक्षा में हैं और दिवाली के पूर्व संध्या पर हम लोग बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन को देख रहे थे। पिछले दिन क्लासिफिकेशन की कड़ी में हमने आपको कुछ बेसिक्स बातें बताई थी कि किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है और जीनस स्पेसीज क्या है। इसी क्रम में फिर हमने व्हिटकर के द्वारा, जो आधुनिक जैव टैक्सोनॉमी के या यूं कहिए कि जैव वर्गीकरण के पिता कहे जाते हैं, उनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन किए गए उसके विषय में आपको हमने संज्ञान दिया। हमारी कक्षा वहीं से जहां हमने छोड़ा था और हमने संभवतः क्या क्या कर लिया था, प्रोटेस्टा हो गया था, फंजाई बाकी था। चलिए, तो हम लोग फंजाई से आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे फंजाई। क्लासिफिकेशन का तीसरा भाग है, चौथा था नहीं तीसरा होगा, तब प्लांटा है और फिर एनिमेलिया है। ठीक है, फंजाई फंजाई देखेंगे। यह भी एक सूक्ष्म जीव है। यह भी एक सूक्ष्म जीव है, यूकैरियोटिक है। इसकी कोशिका की प्रकार यूकैरियोटिक है। की कोशिका की प्रकार किसकी? फंजाई की। फंजाई की कोशिका की प्रकार कैसी है? यूकैरियोटिक। सूक्ष्म जीव तो है ही, यूकैरियोटिक। और इसका जो सेल वॉल है वो किस चीज का बना होता है? काइटिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सेल वॉल, आपके स्तर की परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। कोशिका भित्ति किस चीज की बने होते हैं? काइटिन की। इसको याद रखिएगा। यूकैरियोटिक भुला भी जाइए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें इसमें कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन उपस्थित रहती है। लिखेंगे तीसरा पॉइंट, कोशिका झिल्ली उपस्थित रहती है। कोशिका झिल्ली उपस्थित रहती है, उपस्थित रहती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन उपस्थित। लेकिन अब तक जितनी बात आप पढ़े हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या पढ़ा है आपने? उसमें सबसे महत्वपूर्ण काइटिन पढ़ा है, तो ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में इसके पोषण की विधि भी इंपॉर्टेंट होती है कि कैसा न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक है। अलगी क्या है? हरा पौधा क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो लिख देंगे यह परपोषी है, विषमपोषी है। दोनों अरे एक ही चीज है, परपोषी विषमपोषी। मृतोपजीवी मतलब हेट्रोट्रॉपिक है, पैरासाइटिक है, सैप्रोफाइटिक है, दूसरे के ऊपर ही निर्भर है। विषमपोषी लिख लिए, मृतोपजीवी लिख लिए, सैप्रोफाइटिक। चलिए, अब फंजाई का सबसे बेहतरीन उदाहरण दो है। ठीक है, या यूं कहिए तीन। एक है मशरूम, प्रोटीनस, काफी प्रोटीनस होता है और आपकी परीक्षा के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है। सैकड़ों बार पूछा हुआ है कि एकमात्र एडिबल फंगस कौन सा है जिससे प्रोटीन की प्रचुरता रहती है? उसका क्या नाम है? मशरूम। दूसरा है आपका ईस्ट, पूर्व के दिनों में भी ईस्ट बताए हैं। और तीसरा है राइजोपास।
ये 3 आपके एग्जाम्पल जो है वो हर संभव स्थिति में आपको याद रखने चाहिए। लिख देंगे एग्जाम्पल में, ईस्ट, मशरूम, मशरूम और राइजोपास, राइजोपास। राइजोपास, ठीक है। कौन कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। मशरूम के नोट में लिखिए, नोट, नोट। मशरूम एकमात्र खाने योग्य कवक है। एकमात्र खाने योग्य कवक है, एकमात्र खाने योग्य कवक। और जो खाने योग्य कवक है मशरूम में, उसमें भी एगेरियस वेराइटी, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए एगेरिकस। एगेरिकस प्रजाति ही खाई जाती है, एगेरिकस प्रजाति ही खाई जाती है। क्योंकि समाज में इसके प्रति बहुत सारी पहले भ्रांतियां थी, और भ्रांतियां क्या थी? ये जहरीला होता है, को हम लोग गोबर छत्ता कहते थे, ठीक है। अभी भी गांव घर में लोग इसको एक्सेप्टेंस नहीं किए, लेकिन शहरों में फूड हैबिट में या मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में अब मशरूम दिया जाने लगा है। बेसिडोटीमाइटिसीज इसका कुल है फैमिली में। तो ये सब मेडिकल की तैयारी के दौरान आदमी पढ़ता है। ये जनरल कंपटीशन की तैयारी के दौरान उसके सभी का प्लांट का कुल और सब कुछ देखने लगिएगा, जाति वंश सब पढ़ने लगेगा, तो 86,000 प्रजाति पता चलेगा कि आप याद ही करते रह गए, कोर्स आपका वहीं का वहीं रह गया। अभी तक कितना हुआ है? तो 85,000 हो गया, 1,000 अभी भी बाकी है 7 साल के बाद। नहीं तो पढ़ते रहिएगा तो उसका कोई अंत नहीं है, फालतू है। जो पढ़ना है उसको याद कर लेना है, किसी भी तरह से जो बताया गया है उसको हमेशा मेमोरी में करके रखना है। इसलिए आपके उस कक्षा की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए ही इस महापर्व में भी आपकी कक्षा सुबह, जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन आप यहाँ हैं तो आपके लिए यह कक्षा का आयोजन चल रहा है। तो होली दिवाली तो चलता ही रहता है, ठीक है कि नहीं? दिवाली कब? जब तुम, हाँ, शख्स आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए, रोज दिवाली मनाओगे, ठीक है कि नहीं? मन खुशी है, रोज दिवाली मनाओगे। नहीं मन खुशी है तो क्या दिवाली या क्या होली? मूल बिंदु पे आइए। नेक्स्ट आगे चलिएगा। नोट में एक और लिख देंगे, नोट में एक और लिख देंगे, खमीर। खमीर तो ईस्ट कहते हैं। खमीर एक कोशीय सूक्ष्म जीव है जिसे ईस्ट कहते हैं। जिसे ईस्ट कहते हैं, जिसे ईस्ट कहते हैं। और या ब्रेड और एवं शराब उद्योग में, ब्रेड एवं शराब उद्योग में, ब्रेड एवं शराब उद्योग में शराब उद्योग में काफी उपयोगी होती है, उपयोगी होती है, ठीक है, उपयोगी होती है। पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा फंजाई या कौन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव ब्रेड या शराब उद्योग में अत्यंत उपयोगी है? पूछ सकता क्या? बहुत बार पूछे भी हुए, हिंदी में भी लिखा दिए हैं खमीर। कभी कभी होता है कि ईस्ट पढ़ रहे हो लेकिन ईस्ट का हिंदी नहीं जान रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा। खमीर या ईस्ट, खमीर या ईस्ट,
और इस स्तर में तो बराबर ये पूछा जाता है। उसी तरह से एक है माइकोराइजा, और माइकोराइजा किससे का संबंध किससे है? फंजाई और उच्च कुल के प्लांट से। तो माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा कवक नहीं है, कवक और उच्च कुल के पौधे का संबंध को माइकोराइजा दर्शाता है। तो यदि कभी पूछ दे कि माइकोराइजा क्या है, ठीक है कि नहीं, एनाबिना, नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, ये सब ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो परीक्षा उपयोगी है। हरी खाद में सनई, ढेंचा, मूंग, लोबिया, ये सब ऐसे आपके पदार्थ हैं जो आपके हरी खाद में, आजकल तो जमाना सतत कृषि का है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स व्हाट? या ऐसा एग्रीकल्चर जो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचा रही है, जैसे हमारा जीरो एग्रीकल्चर है, जैसे हमारा जैविक खेती है, जैसा हमारा प्राकृतिक खेती है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बीच में सबसे बड़ा अंतर है कि जैविक खेती में हम लोग जैविक इनपुट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक इनपुट का प्रयोग करते हैं, उसमें गोबर का प्रयोग करते हैं। और जैविक खेती में हम लोग वर्मी कल्चर वगैरह करते हैं, केचुआ पालन वगैरह भी करते हैं, बायो पेस्टिसाइड वगैरह भी देते हैं, ठीक है कि नहीं, जिसका उत्पादन किया जाता है। तो और जीरो खेती जिसमें वो प्राकृतिक खेती का ही रूप है, जिसमें किसी प्रकार का इनपुट पर व्यय नहीं करना है, ठीक है कि नहीं, यहाँ तक कि बीज पर भी नहीं। बीज भी अपने परंपरागत अधिकार के तहत प्रीवियस वर्ष का ही आप उपयोग करके और खेती कर सकते हैं। उसमें न तो किसी प्रकार का सिंचाई भी भगवान दीनानाथ हैं, ठीक है कि नहीं। और अरे किसान को खेती के लिए क्या चाहिए? खेती के लिए खेती की जुताई चाहिए, बीज चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब बीज के साथ पानी चाहिए, ठीक है। और कोई जरूरी है नहीं कि आप फर्टिलाइजर उसमें दीजिए, क्योंकि फर्टिलाइजर से तो अब उर्वरता शक्ति कमजोर हो रही है। और जो हमारे सॉइल साइंटिस्ट हैं वो तो कहते हैं कि यदि आप 2-3 साल तक आप उसमें फर्टिलाइजर आज की खेती में नहीं भी दीजिएगा तो आपके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सॉइल में इतना फर्टिलाइजर है। हाँ, फिर उस जो फ्लड प्रोन एरिया है, और फ्लड प्रोन एरिया जैसे हम लोग क्या, तो हम लोग क्या हमेशा क्या होती है 3-4 साल के बाद नई मिट्टी बन जाती है। क्यों? क्योंकि पुराना सॉइल क्या होता है, वो चला जाता है, जो हमारी खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन 2-4 महीने तो समस्या है, ठीक है कि नहीं। खैर मूल में आ जाइए। तो माइकोराइजा को भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिएगा नोट में, नोट माइकोराइजा, माइकोराइजा या कवक, या कवक, कवक मतलब फंजाई, या फंजाई और उच्च पौधे के संबंध को दर्शाता है, दर्शाता है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा है? इससे भूमि से जल और फास्फोरस और नाइट्रोजन सॉल्ट मिलता है, लेकिन इससे, इस फंजाई से, फंजाई या उच्च कुल के पौधे के संबंध से, इससे जल, फास्फोरस, इससे जल, फास्फोरस और नाइट्रोजन के सॉल्ट मिलते हैं, और नाइट्रोजन के सॉल्ट मिलते हैं, और नाइट्रोजन के सॉल्ट मिलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के सॉल्ट मिलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इतना आसान आसान पूछे हुए, वो भी पीसीएस लेवल में, एसएससी के लेवल में नहीं, रेलवे के लेवल में नहीं। कितना आसान है सो देखिए। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, ए सवाल, अलगी, 2 कवक या फंजाई, 3 हरित सब्जी, 4 इसी टाइप का कुछ। क्या मारोगे? मशरूम, कवक नहीं, कितना आसान है। केवल बस एक खाका तैयार रहना चाहिए। एडिबल फंगस कौन है? मशरूम, ठीक है कि नहीं। और मशरूम में क्या ज्यादा रहता है? तो प्रोटीन ज्यादा रहता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के लेवल पे पूछ सकता है, कभी पूछा नहीं है।
लेकिन पूछ सकता है या सत्य पर, मशरूम के संबंध में सत्य पर विचार करें, नहीं दे देगा या प्रोकैरियोटिक, ये पहला ये प्रोकैरियोटिक है। दूसरा यह इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है। तीसरा यह खाने योग्य होता है। आंसर 1 2 3 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3, सिर्फ 1 2 3 आता रहेगा तो ठीक, और नहीं तो कहिएगा कि पढ़ाए कुछ और, आप पूछ दिया क्वेश्चन कुछ और। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन तो ऐसे ही कुछ और पूछेगा, उसका एक अंडरस्टैंडिंग होता है। कई बार आप देखिएगा सब पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी नहीं बनता है, क्यों? अंडरस्टैंडिंग नहीं किए। जब समझ विकसित कर लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हर सब्जेक्ट का एक इकोलॉजी, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के पहले मैं उस इकोलॉजी में आपको ले जाता हूँ, और उसका पूरा एक रणनीतिक रहना चाहिए कि जीरो यही है, और जीरो यही है, एक्सट्रीम तो उसका कोई अंत नहीं है। अनंत का कोई पॉइंट है? अनंत का कोई पॉइंट नहीं होता, जीरो का पॉइंट है लेकिन अनंत का कोई पॉइंट नहीं होता है। तो स्पष्ट है, वो तो जितना पढ़िए ठीक है उतना कम। स्कॉलर बनना है तो जितना पढ़िए, विद्वान का कभी शोध कंप्लीट होता है? कभी नहीं। हर साल नोबेल पुरस्कार बायोलॉजी में दिए जाते हैं, नहीं ठीक है कि मेडिकल साइंस, बायोलॉजी में तो नहीं, मेडिकल साइंस में दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। मेडिकल साइंस बायोलॉजी का ही पार्ट से। तो ये 2-3 बातें आपके लिए। उसमें एक बात बता रहे थे, हरी खाद, वो लिख लो, परीक्षा में पूछता है। नोट, हरी खाद, हरी खाद सतत कृषि को बढ़ावा देता है। हरी खाद सतत कृषि को बढ़ावा देता है। सतत कृषि को बढ़ावा देता है, जिसका उदाहरण है मूंग, मूंग सनई, मूंग सनई, सनई ढेंचा। मूंग लिखे ना, सनई। तुम तो ऐसे लिखते हो जैसे ग्रामीण स्तर पे कभी परिचय ही नहीं हुआ, जबकि रहते गांव में ही। फिर भी सनई ढेंचा ऐसे देखता है। जब अपने पिताजी दादाजी से पूछोगे तो ढेंचा कहेंगे, "ए, वो दिखाई लौका छो देख।" नहीं तो सनई, ढेंचा, मूंग, लोबिया। ढेंचा तो बहुत कॉमन है, ढेंचा आप लोग के खेतों में हाल में लगा भी होगा, ठीक है कि नहीं? तो ढेंचा तो बहुत कॉमन है, लोबिया वगैरह बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन वो भी हरी खाद है। वो भी आपका क्या है? हरी खाद है। हरी खाद किसका प्रकार है? हरी खाद किसको बढ़ावा देता है? सतत कृषि को देता है। और सतत कृषि क्या है? ऐसी खेती जो पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाती है, जो पर्यावरण को न के बराबर क्षति पहुंचाती है, उस खेती को क्या कहते हैं? जैसे सतत विकास है। तो सतत विकास क्या है? सतत विकास भी यही है, ऐसा विकास जो हम भौतिक रूप से भी तरक्की करें और पर्यावरण को संरक्षण भी दे। हम 6 लेन सड़क बनाए, 4 लेन सड़क बनाए, 8 लेन सड़क बनाए, लेकिन वृक्षारोपण जो वृक्ष को जो काटे हैं और सड़क बनाए हैं, तो फिर सड़क बनाने के बाद क्या करते हैं? हम वृक्ष को रोपते। वही सतत विकास है, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्सेज को रख सके। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अपने लिए आप रिसोर्सेज को रखिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आपको रिसोर्सेज को रखना है। तो उसके लिए सतत विकास की अवधारणा, उसी सतत विकास के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में 17 गोल्स निर्धारित किए, जिसको 2030 तक प्राप्त करना है। और भारत में नीति आयोग इसका नोडल एजेंसी है। भारत में सतत विकास का नोडल एजेंसी कौन है? तो भारत में सतत विकास का नोडल एजेंसी नीति आयोग है, जो हर संभव स्थिति में याद करके रखना है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोग जो अभी आकांक्षा जिला 117 आकांक्षा प्रोग्राम जो चलाए हैं 117 जिला में, और अभी 500 से अधिक जिले में ब्लॉक, 500 से अधिक ब्लॉक में, प्रखंड में हम लोग इसको शुरू किए हैं। जो देश के सबसे पिछड़े जिले, जो देश के सबसे पिछड़े प्रखंड है, वहां पर हमें विकास की सुविधाओं को पहुंचाना है। और विकास की सुविधाएं प्राइम क्या है? सड़क। सबसे पहले हम लोग सड़क को पहुंचाना चाहिए। सरकार के स्तर पर पहुंचाती भी है कि कहीं पर भी विकास करना है तो पहले सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है।
ये तीन चीज सबसे अहम होती है किसी भी ग्रामीण स्तर के प्रवेश के लिए। आज भी जो नई पार्टी जन स्वराज्य जो कहती है, ठीक है कि नहीं, मानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी के समय में हम लोग को अच्छी सड़कें मिली, बिजली मिली, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुई, सब मानता है, लेकिन स्कूली शिक्षा की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता आपको प्राप्त नहीं हो पाती है सरकारी स्तर पर। और यही एक ऐसा राज्य है जहां स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता प्राप्त नहीं हो पाती है, जबकि इसके टीचर हाईली टैलेंटेड है। किसी भी देश के किसी भी राज्य में बीसीएस नहीं लेता है, ठीक है, बीपीएससी संवैधानिक संस्था टीचर की भर्ती नहीं करता है, हमारे यहाँ संवैधानिक संस्था टीचर की भर्ती करती है, तो समझ जाओ। और संवैधानिक संस्था जब भर्ती करती है तो कुछ ना कुछ उसके जो आयाम है वो काफी व्यापक हो जाते हैं, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया, फिलहाल तो यह ध्यान में रखना है कि विकास का प्रकाश तो बात की चीज है। पहले हम लोग फंजाई को देख रहे थे और फंजाई की कड़ी में कुछ छोटी छोटी बातें देख रहे थे। तो सतत विकास को भी लिख ही लो, यदि नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिए सतत विकास को। ऐसा विकास, सतत विकास नहीं, सतत कृषि, सतत विकास तो लिखाते ही हैं। सतत कृषि, ऐसी कृषि जो पर्यावरण को जो पर्यावरण को जो पर्यावरण को न्यूनतम क्षति देता है, न्यूनतम क्षति देता है, न्यूनतम क्षति देता है, न्यूनतम क्षति देता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसे सतत कृषि कहते हैं। सतत विकास की अवधारणा देश में सबसे पहले किसने दिया था, बताए थे? पर्टलैंड आयोग ने दिया था। इस आयोग को कभी नहीं भूलिएगा, पर्टलैंड आयोग। ठीक है, पर्टलैंड आयोग को कभी नहीं भूलेंगे, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये सब आपके आज के कंपटीशन में कमीशन में पूछने जाने योग्य पक्ष है। रामसर को कभी नहीं भूलेंगे, रामसर पूछता ही रहता है, ठीक है कि नहीं। रामसर संधि 1971-73 में लागू किए गए। ईरान का एक शहर था जहां आर्द्र भूमि के विकास के लिए रामसर संधि का आयोजन किया गया, नहीं, रामसर संधि किए गए। और रामसर का से ही जुड़ा हुआ है मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट, ठीक है। ये सब ऐसे है जैसे कार्टजेना प्रोटोकॉल है, जैसे सेंदाई फ्रेमवर्क है, जैसे वियना प्रोटोकॉल है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, 10 प्रोटोकॉल है आपका, सब लिखा हुआ है कॉपी, सब विभिन्न विभिन्न पन्नों में लिखा हुआ है। उसको रिवीजन कीजिएगा तब ना पता चलेगा वियना क्या है, मॉन्ट्रियल क्या है। ओजोन जिस दिन पढ़ा रहे थे, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग 3-4-5 दिन 10 दिन पहले जब पढ़ा रहे थे, सारी बातों की चर्चा किए थे और काफी विस्तार से परिचर्चा किए थे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या क्या हुआ था। उसी क्रम में हमने अभी आपको बताया, एक ऊपर में लिख लो, ये थोड़ा सा अनकॉमन टाइप का है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिपोर्ट। मॉन्ट्री लिखो ना, क लगा दो, मॉन्ट्रियक्स रिपोर्ट। मॉन्ट्रियक्स रिपोर्ट का संबंध मॉन्ट्रियक्स रिपोर्ट का संबंध रामसर से, रामसर से आर्द्र भूमि के पंजीकरण या आर्द्र भूमि के रामसर संधि या आर्द्र भूमि के संरक्षण से, ठीक है। इसलिए लिखता भी है कि इट इज मेंटेन्ड एज ए पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। रामसर संधि हुई थी तो या तो रामसर
भी दे सकता है, या कॉन्टेक्स्ट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या हुआ कि हमने किसी क्षेत्र को आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया, उसको रामसर से जोड़ दिया। जैसे अभी हाल में हमने बिहार के नक्की नक्टी को जोड़ा है, 86 स्थल हो गए हैं। 2-3 पिछले मार्च अप्रैल में भी 3 जुड़े गए थे। पिछले साल 76 पर आ रहे थे, अचानक से हम 79-80 पर आने लगे, 82 पर आए। हर महीना 2 महीना पे आप देखते होंगे कि मेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा क्या चेंज करता नहीं, आंकड़ा जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, अब इतना अब छोड़ भी देते हैं कभी कभी, इतना आईक्यू हो गया होगा जो कम्पीट करने योग्य लड़के होंगे, जो अपने से भी 87वां होगा 88वां होगा तो नोट कर लेगा, वो मास्टर साहब के भरोसे नहीं रहेगा कि मास्टर साहब जब कक्षा लेंगे तब वो बताएंगे, क्योंकि ऐसे भी चर्चा में आती रहती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप हो जाता है। ठीक है, कामर झील ही हुआ बिहार का, बिहार में अब 3 रामसर स्थल है, तो कामर झील ही हुआ तो पूरा बजाबता आपके पेपर में आया। और बिहार एसएससी की कोई परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा हुई, दोनों में अगले महीना में पूछ दिया। यानी 1 महीना बाद ही 1.5 महीना बाद ही कोई परीक्षा थी, री एग्जामिनेशन था बीपीएससी का। एक आध सेंटर पे क्वेश्चन आउट हो गया था 68वीं वगैरह का, उसमें एक बिहार एसएससी की छोटा मोटा परीक्षा बिहार एसएससी लेता ही रहता है। अभी 25,000 करीब 30,000 करीब इंटर और ग्रेजुएशन आधारित तैयार है, रोस्टर क्लियरेंस के अंतिम दौर में है, कभी भी वो गिर सकती है। तो उसमें जीएस की ही प्रधानता होती है, 100 क्वेश्चन तो जीएस होते हैं उसमें, 25 मैथ, 20-25 मैथ, 25-30 रीजनिंग, या 25 यदि रीजनिंग कम दिया तो मैथ ज्यादा देगा, मैथ ज्यादा दिया तो यदि 2-4-5 जीएस कम किया तो मैथ रीजनिंग को बढ़ाएगा। लेकिन 90 से 100 के आसपास ही आपका होता है, उसमें 30 क्वेश्चन आपके करें साइंस का बिल्कुल फिक्स होता है। 50 से 60 ये जितना विज्ञान, जितना भारत का पढ़ते हैं, संविधान, ज्योग्राफी काफी महत्वपूर्ण है, उसमें इतिहास, ठीक है कि नहीं। इकोनॉमिक्स की महत्ता उसमें थोड़ी सी कम है, कि जितना बड़ा इकोनॉमिक्स है 12-13 चैप्टर में, उसकी महत्ता उतना कम है, ठीक है कि नहीं। और संविधान का महत्ता उससे 1 आध चैप्टर कम ही है, लेकिन उसकी महत्ता अधिक हो जाती है। ज्योग्राफी की महत्ता अधिक, ज्योग्राफी तो एक तरह से विविधा भी है आपकी, अभी भी जो पढ़ रहे हैं राम से, क्या है ज्योग्राफी, ठीक है कि नहीं। तो अभी आर्द्र भूमि क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या है, ज्योग्राफी का पार्ट से। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड याद रखिएगा कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है। ऐसा नहीं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध टीबी मरीजों से है, क्योंकि आपको याद आएगा मॉन्टो टेस्ट, और मॉन्टो को मॉन्ट्रेक्स कर दीजिएगा तो MONTREX, इसलिए मैंने कहा मॉन्ट्रे लिखो फिर क लिखो हिंदी में। अंग्रेजी में उसका जो स्पेलिंग होता है MONTREX, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक से बैठिए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपके मित्र घूम के आ गए हैं, विदेश का दौरा करके आ गए हैं, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। एक और लिखो नोट में, डायटम की उपस्थिति से, एक समूह जीव है जिसका नाम है डायटम, और डायटम की उपस्थिति से कृषि की मृत्यु की पता लगाया जाता है। तो लिखेंगे डायटम की उपस्थिति से, डायटम की उपस्थिति से डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाया जाता है। डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने इसी क्रम में प्रीवियस डे केमिस्ट्री की कक्षा हुई थी, एसिड बेस पढ़ा रहे थे, तो बता भी रहे थे कि लिटमस पेपर का जो सूचक होता है वो क्या होता है, लाइकेन होता है। और लाइकेन क्या है, अलगी और फंजाई की कड़ी, और लाइकेन वहां नहीं उगता है जहां वायु प्रदूषण होता है, मतलब एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर भी है। तो ये सब तो जो ऑलरेडी जगह जगह देख लिए हैं वो तो है ही। उसी क्रम में एक खाद्यान्न के भंडारण में, आजकल खाद्यान्न का भंडारण भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और खाद्यान्न के भंडारण को प्रभावित करने वाला एक फफूंदी होती है, ठीक है कि नहीं। उस फफूंदी का नाम है एस्परजिलियस। उस फफूंदी का क्या नाम है, जो खाद्यान्न के भंडारण को प्रभावित कर देता है, ठीक है कि नहीं। तो उसका नाम है
एस्परजिलियस, तो वो भी लिख दीजिए नोट में, एस्परजिलियस, एस्परजिलियस खाद्यान्न को खाद्यान्न के भंडार को प्रभावित करने वाले, खाद्यान्न के भंडार को प्रभावित करने वाले फफूंदी या फफूंदी या फफूंदी या क्या है, फंजाई है। चलिए ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका फंजाई भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। फंजाई में इतनी बात आप पता करके रख लिए। और लाइकेन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लाइकेन फंजाई नहीं है, लाइकेन अलगी और फंजाई की करी, ठीक है, लेकिन उसको फंजाई में भी देख सकते हैं और अलगी में भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की करी है। तो ऑलरेडी हाँ, लेकिन जब पूछे तो उसमें फंजाई पर टिक नहीं लगा देना है, जैसे माइकोराइजा, ऐसा नहीं कि फंजाई पर टिक लगा दीजिए। माइकोराइजा फंजाई और उच्च कुल के पादप के बीच के संबंध को दर्शाता है। ये दो बातें, और साथ में तो एस्परजिलियस और एगेरिकस ये सब तो पढ़े ही हैं, मशरूम, ईस्ट, इन सबको आपने याद करके रख लिया है। इसी कड़ी में डायटम एक जीवों का समूह है जो मृत्यु का पता लगाता है कि क्या कारण है, तो इससे भी पता चलता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु किस चीज से हुई है, डूबने से हुई है। तो उसमें डायटम बहुत इंपॉर्टेंट सहयोगी के, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमेशा आपने इसमें देखा कि कोई भी एक ऐसा चीज था जो स्कॉलिस्टिक हो, ऐसी बातें बताया है कि जो आपके व्यवहारिक जीवन में उसके महत्व है। और कंपटीशन में व्यवहारिक जीवन में जो आपका विज्ञान है वही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। आपके यह कि सर आईएएस के लेवल में बता दीजिए तो एक आध इसमें कौन सा है, तो आईएएस के लेवल में जितने चीज है उसका इंटीग्रेटेड रूप है, ठीक है कि नहीं। उसमें खाद्यान्न भंडारण वाला जो एस्परजिलियस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका संबंध क्या है, वर्तमान में आज खाद्यान्न भंडारण की हमारी नीति है, राष्ट्रीय नीति है, और उस राष्ट्रीय नीति के क्रम में उसकी बड़ी महत्ता है। महत्ता इन द सेंस कि हमारा 23 से 25% जो खाद्यान्न है वो खराब हो जाता है, और उस खराबी के पीछे कई कारक है, उसमें एक कारक ये भी, ठीक है। और इसलिए हम लोग जब बच्चों को मिड डे मील प्रोग्राम के क्रम में जब खाद्यान्न को, अब तो खैर हम लोग डब्बा बंद और बहुत तरह के नए मैकेनिज्म को अपना लिए हैं। पहले गेहूं चावल जाता था स्कूल में, और कितने अनहाइजेनिक कंडीशंस में उसको रखे जाते थे कि चारों तरफ नहीं अंधेरा है, गिरगिट ऊपर है, नहीं उसका बीट उस बोरा पे पड़ रहा है, और फिर उसी में से निकाल करके हम लोग बच्चों को खाने के लिए देते थे। स्कूल में आ जाइए, इसलिए मैंने कई बार जब स्कूल का इंस्पेक्शन वगैरह मैं करता था तो मैं हेडमास्टर वगैरह को कहता भी था कि जैसा आप देंगे रिटर्न आपको ऐसा ही मिलेगा। आप बच्चों को जिस तरह से बैठाते हैं तो कालांतर में जब ये बड़ा होगा तो आपको क्या क्या कहेगा, ओ मास्टर पधारी चाहो, नहीं। यदि आप उसको प्यार से अपने बच्चों की तरह उसको बढ़िया से, अरे क्या है, त्रिपाल ले आइए, उसको बैठा दीजिए, नहीं बढ़िया से साफ सुथरा हो, अच्छे से, और उसको खिचड़ी ही खिलाइए ना साहब, लेकिन खिचड़ी में थोड़ा सा दाल हो, सिर्फ चावल और पानी नहीं हो, ठीक है कि नहीं। तो ये नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, उससे बड़े लोग आ रहे हैं, तो आप उस दिन एकदम मीट मुर्गा चलवा रहे हैं कि सर रोज हम लोग जो है सो सेव दे, सबके हाथ में सेव और केला मिल जाता था। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, इतना खतरनाक होता है कि पूछे कि क्या बेटा रोज मिलता है, इतना प्यार से बाल सहलाते हुए पूछे, कहा कि नहीं अहाँ जलो हो तखन भेटल, समझ में आ जाता था, ठीक है कि नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। लेकिन क्या है, उस बच्चे का साक्ष्य कल होके उस पर यदि कार्रवाई होगी, कोर्ट में कोई मामला गया तो बच्चे का साक्ष्य को माना नहीं जाएगा। बात समझे, वो जो कागज कहेगा कि हमने 300 केला बंटवाया और उस पर जो 5 टीचर जो मुहर मारा, सिग्नेचर किया, उसके साक्ष्य क्या हो जाएंगे, ज्यादा प्रमाणिक होगा, ठीक है। 5 गांव वाला से भी लिखा लेगा उसको हरा उरा दे करके, ठीक है कि नहीं। तो सारा सिस्टम
चलिए खैर मूल में आ जाइए, वो सब आपको नहीं सोचना, वो सब जब जाइए तो देखिए अपने स्तर से जहां तक हो सके उसमें सुधार करने की कोशिश करते रहिए। रिफॉर्म कोई एक दिन एक वर्ष का नहीं होता, रिफॉर्म इज द ग्रेजुअल प्रोसेस, सुधार सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं प्लांटा में। चौथा यही ना था, चौथा था प्लांटा, ठीक है। यदि एकदम परीक्षा के समय आते हैं, 1 महीना परीक्षा का होता तो सीधे यहीं से स्टार्ट करते, लेकिन क्या है आराम से आए हैं, आराम से सारी बातों को जानना है तो आराम से एकदम शुरू से बताए हैं। नहीं, फंजाई से लेकर अलगी से लेकर सबके सब कुछ के विषय में आपको जितनी आपको जानकारी होनी चाहिए उससे ज्यादा आपको जानकारी दे दी गई है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको कितना आप एक्सेप्ट करते हैं। आगे चलेंगे, लिखेंगे प्लांटा, वनस्पति जगत, वनस्पति जगत। पहले वनस्पति जगत के विषय में 2-3 बातें लिखो। यूकैरियोटिक, बहुकोषीय, यूकैरियोटिक, बहुकोषीय, यूकैरियोटिक बहुकोषीय, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और स्थानबद्ध होता है। प्लांटा क्या है, भ्रमणशील नहीं होता है, ये क्या है स्थानबद्ध, ठीक है, क्या है स्थानबद्ध। ओके, इसका प्लांटा क्या है, प्लांटा स्वपोषी होता है, मतलब ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें नहीं होती है, किसमें होती है, तो समझ रहेगी कि प्लांटा में होगी, हरे पौधे में होगी। क्यों, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो जो अपना भोजन बनाएगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो लिख देंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पॉइंट करके लिखिए ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओके, इसके बाद इसकी जो कोशिका भित्ति है, प्लांट में 2 चीज उपस्थित रहता है, एक सेलुलोज और दूसरा प्लास्टिड्स। सेल ऑर्गेनेल पढ़ाए थे, उसमें भी लिखा हुआ है लाइन, सेल ऑर्गेनेल में नहीं कि प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट। तो प्लांट में क्या पाया जाता है, प्लास्टिड्स। सेल ऑर्गेनेल्स में प्लास्टिक पाया जाता है, सब पढ़ाई में है, लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सब लिखा हुआ है कॉपी में, अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। इसी क्रम में मैंने यह भी बताया आपको कि ये दोनों चीज उपस्थित होता है किसमें, प्लांट में, तो प्लांट तैयार। अब प्लांट का क्लासिफिकेशन क्रिप्टोगेम्स और फेनोर्गेम्स, और फिर इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन के माध्यम से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर मोनोकोटिलेडोन्स और डाइकोटिलेडोन्स, ये 4-5 जो पक्ष हैं उसको प्लांटा में देख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी आपकी। तो लिखिए पहले तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखें, हाँ, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है, स्टार्च क्या है, मंड क्या है, लैक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, एमाइसिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, ठीक है कि नहीं। तो ये सब टाइप का भी कभी पूछता है, निम्नलिखित में से कौन आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कौन प्रोटीन है, सब लिखा हुआ है। न्यूट्रिशन जब बताए थे तो सब अच्छे से, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है, सब लिखा हुआ है आपका। फिलहाल तो अभी हम लोग इस बिंदु पे आ जाए कि इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, ठीक है कि नहीं। इसकी कोशिका भित्ति किस चीज की होती है,
और सेल ऑर्गेनेल में प्लास्टिड्स, लवक, लवक कवक नहीं लवक, वो सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं। लिखेंगे एवं लवक, लवक या प्लास्टिड्स, या प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते। ठीक है, प्लांट में पाए जाते हैं। चलिए, यहीं से शुरू होता है किंगडम प्लांटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांटा। दो भाग में है, एक क्रिप्टोगेंस है और दूसरा क्या है, फेनोरोगेंस। क्रिप्टोगेंस में क्या रहता है, फूल नहीं होता है, ठीक है कि नहीं, और फेनोरोगेंस में क्या है, फूल होता है। तो पहले तो यहीं से हम शुरू करें, तो लिखिए पूरे प्लांट किंगडम को, पूरे प्लांट किंगडम को पूरे प्लांट किंगडम को दो भागों में, दो भागों में बांटा जाता है। बांटा जाता है, पहला पहला क्रिप्टोगेंस, दूसरा दूसरा टेनेरोगेंस। टेनेरोगेंस कोई जो ही नहीं है कि अंग्रेजी में लिखो। देखते हो कि रसिया का राष्ट्रपति रशियन लैंग्वेज बोल करके पूरा विश्व को चला रहा है। रशिया का राष्ट्रपति अंग्रेजी नहीं बोलता है, चाइना का राष्ट्रपति अंग्रेजी नहीं बोलता है, मंदारिन बोलता है, ठीक है कि नहीं। हम लोग के यहाँ किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं है, क्यों भाई, तो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। हम लोग अपने भाषा में ही जो है सो वो नहीं रखे। हाँ, कहाँ थे हम लोग, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग क्रिप्टो गेम्स में थे, ठीक है, और फेनोरोगेंस। तो क्रिप्टो गेम्स में लिख देंगे फ्लावर नहीं होते हैं और फ्लावर होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्लावर होते हैं। क्रिप्टो गेम्स में लिख देंगे सीड नहीं होता है, सीड नहीं होते, सीड नहीं होते, जनन अंग नहीं होता है। पौधे में भी जनन अंग है, जनन अंग नहीं होते, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, बीजाणु के द्वारा। तो लिख देंगे बीजाणु के द्वारा जनन करता है, बीजाणु के द्वारा जनन करता है, बीजाणु के द्वारा जनन। अब आइए नेक्स्ट, फेनोरोगेंस। फेनोरोगेंस फ्लावर होता है, बीज होता है, बीज फ्लावर
बीज या फ्लावर होता है। और जनन अंग होते हैं किस रूप में? पुष्प के रूप में। और जनन अंग पुष्प के रूप में होता है। जनन अंग किस में होता है, किस रूप में होता है? अब इस क्रिप्टोगेंस का जो पहला भाग है जिसमें बीज नहीं है, पुष्प नहीं है, जनन अंग नहीं है, उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, यहां से आपके स्तर में एक आध बार प्रश्न पूछा गया हुआ है, तो जानकारी रहनी चाहिए। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो लिख दीजिए क्रिप्टोगेंस के 3 भाग हैं। क्रिप्टोगेंस के 3 भाग हैं। क्रिप्टोगेंस के 3 भाग हैं। पहला थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, तीनों पहले लिख लीजिए। थैलोफाइटा, अरे तुम वहां क्या देखते हो, यहां देखो। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ठीक है, थैलो, टेरिडो, ब्रायो, ये 3 पहले याद रखिए। अब इस तीनों के विषय में 2-2, 3-3 विशेषता है। तो सबसे पहले थैलिडोफाइटा, सबसे पहले थैलोफाइटा, तो लिखिए थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का ये एक तरह का सवाल, ब्रैकेट में लिख दीजिए सवाल है, प्रारंभिक, ये प्रारंभिक, जिसमें तना और पत्ती के बीच, थैलोफाइटा या अलगी लिख लीजिए। इसमें तना और पत्ती के बीच अंतर नहीं होता है, तना और पत्ती के बीच अंतर नहीं होता है, एकदम प्रारंभिक प्लांट है। जैसे हमारा प्रारंभिक जीव कौन? अमीबा। उसी तरह से एक तरह से समझिए तो ये थैलोफाइटा भी क्या है? अमीबा हुआ, प्रारंभिक प्लांट। इसमें बीज और फूल वगैरह पाए नहीं जाते, तो ऊपर ही लिख दिए हैं। मुख्यतः ये पानी में रहता है। संवहनी उत्तक मतलब वस्कुलर बंडल्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, तो पोषी होता है। तो ये 2-3 विशेषता लिख दीजिए इसमें, ये 2-3 विशेषता लिख दीजिए, ये 2-3 विशेषता लिख दीजिए। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, और इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, तो नोट में लिखिए शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसे स्वपोषी बनाता है, इसे स्वपोषी बनाता है। ठीक है, यह भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, यह भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। शैवाल, अलगी भोजन को
स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, और प्रोटीन का बड़ा स्रोत है, प्रोटीन का बड़ा स्रोत है, प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन है जो लिख दिया हूं कि एक अलगी है क्लोरेला। ये क्लोरेला क्या है? ये क्लोरेला जो है अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है। अंतरिक्ष यात्री तो आपकी तरह वो चावल दाल तो ले नहीं जाएगा, तो क्या ले जाएगा? क्लोरेला ले जाएगा, ठीक है कि नहीं? और क्लोरेला ही उसका, चूंकि उसमें थोड़ा सा उसको कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, शरीर के विकास के लिए तो तीनों चीज की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि फैट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद इम्बैलेंस नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि फैट खूब खा लिए, घी पी लिए, नहीं बटर ही पी लिए, नहीं कुछ मिला तो 1 किलो बटर ही खा लिए, तो उसका इम्पैक्ट तो शरीर पे पड़ता है। खैर मूल में आ जाइए। तो क्लोरेला जिसका उपयोग हम लोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, तो लिख देंगे क्लोरेला जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर विशेषकर लेमिनेरिया भूरा शैवाल, हरा शैवाल और लाल शैवाल, मतलब अलगी के भी लाल, हरा, भूरा है। और उसको याद करके रखना है तो लिख दीजिए नोट में, नोट में लिख दीजिए या सीधे लिख दीजिए। अलगी के कई प्रकार होते हैं, अलगी के कई प्रकार होते हैं। पहला पहला हरा शैवाल, हरा शैवाल। पहला कौन सा शैवाल? हरा शैवाल। ये हरा शैवाल हरा क्यों? तो बहुत आसान है, तो लिख देंगे क्लोरोफिल, उसे हरा देते हैं, हरा रंग देते हैं। उदाहरण बॉल बॉक्स और चारा, बॉल बॉक्स और चारा, बॉल बॉक्स और चारा, ये हरे शैवाल का उदाहरण है। दूसरा ब्राउन शैवाल, भूरा, भूरा शैवाल, ठीक है। ये भूरा शैवाल भूरा क्यों होता है? फ्यूकोक्सैंथीन के कारण, इसको जरूर याद रखिएगा। फ्यूकोक्सैंथीन के कारण, फ्यूकोक्सैंथीन के कारण या फिकोक्सैंथीन की उपस्थिति के कारण, फिकोक्सैंथीन के उपस्थिति के कारण, फिकोक्सैंथीन के उपस्थिति के कारण यह भूरा होता है। इसे फियोफाइसी भी कहते हैं, 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 इसे क्या कहते हैं? फियोफाइसी भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लेमिनेरिया। क्या है? तो लिख देंगे उदाहरण लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। यह लेमिनेरिया में एक खनिज पाया जाता है अधिकतम, आयोडीन, ठीक है। तो लिख देंगे यह या इसमें आयोडीन, आयोडीन
प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। जापान के समुद्री जल में यह अधिकांश पाया जाता है। जापान के समुद्री जल में अधिकांश पाया जाता है। ठीक है, अधिकांश पाया जाता है। इसे केल्प के रूप में भी जाना जाता है। इसे केल्प के रूप में भी, केल्प के रूप में भी जाना जाता है। केल्प के रूप में भी जाना जाता है। दो बातें हैं भूरे शैवाल में। भूरा को भूरा क्यों कहें? तो फ्यूकोक्सैंथिन के कारण भूरा को भूरा कहें, उसकी उपस्थिति के कारण उसको भूरा कहें। इसको फियोफाइसी भी कहते हैं। इसका दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो लेमिनेरिया है। लेमिनेरिया का सबसे बढ़िया फीचर क्या है? आयोडीन, नेचुरल आयोडीन खूब मिलता है। और जापान के समुद्री जल में इसकी बहुतायत में, इंडिया में नहीं, जापान में बहुतायत में आपको देखने को मिलती है। इसे केल्प के रूप में ही जाना जाता है। इसलिए परीक्षा में यही दे दे कि केल्प है या केल्प चर्चित है या केल्प को किस रूप में जाना जाता है, तो केल्प तो सबसे पहले भूरा सवाल है। ये भी पूछ सकता है कि केल्प कैसा सवाल है, और नहीं आएगा तो अंत में हरा पे टिक लगा दीजिएगा। आपको लगा सवाल है हरा है, मार दीजिएगा, गड़बड़ करके आ जाइएगा। तो केल्प भूरा सवाल है और उसमें आयोडीन की मात्रा, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसा समुद्री सवाल जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, केल्प कहलाती है। केल्प क्या कहलाती है? ऐसा सवाल, ऐसा समुद्री सवाल। ऐसा नहीं कि ये भी हो सकता है चेंज कर दे, पर्वतीय सवाल, समुद्री सवाल नहीं, अंतरिक्ष सवाल हो गया। पढ़े तो थे सवाल, लेकिन तो तीनों चीज दे दिया है। अरे कुछ नहीं, ये समुद्री जल इतना, जापान का जो एग्जाम्पल दिए, तो जापान का एग्जाम्पल क्यों दिए? हमने कहा ना कि इंडियन ओशियन में नहीं पाया जाएगा, लेकिन जैपनीज ओशियन में आपको पाए जाएंगे। तो याद करके रखिएगा, केल्प लेमिनेरिया, केल्प लेमिनेरिया, केल्प। तुम लोग न बोलोगे केल्प और केल्प और केल्प और क्या है? कैसा सवाल? अलगी है, ब्राउन है। कैसा है? ब्राउन है। कैसा है? ब्राउन है। और यह भी याद रखिए, ब्राउन के साथ साथ इसको हम लोग क्या कहते हैं? फियोफाइसी भी कहते हैं। किसकी उपस्थिति रहती है? फिकोसैंथिन की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति रहती है? फिकोसैंथिन की उपस्थिति। बस इतनी बात आपको ध्यान रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हरा के बाद भूरा हो गया, लाल, लाल भी है, लाल, तो लिखिए लाल, लाल, लाल सवाल। रेड अलगी, रेड अलगी, लाल सवाल। क्यों होता है लाल? फाइको एरिथ्रीन, ठीक है, फाइको एरिथ्रीन के कारण यह लाल होता है। 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 ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछेगा कि रेड फाइसी कैसा सवाल है। हाँ, यदि रेड फाइसी हरा होता, नहीं, हरा सवाल को रेड फाइसी करते हैं तो 4 बार अभी तक लिखा दिए रहते, भूलना नहीं है। कुछ तो कॉमन सेंस से ही बन जाता है ना, ये नहीं कि श्रीमान लिखाए नहीं थे फिर भी हम लोग कॉमन सेंस से बनाए, इसीलिए तो छोड़ दिए थे। कोसी परियोजना किस नदी पर है? तो कहेंगे गंगा। कोसी कोसी पर है। फरक्का योजना गंगा पे है, तब ना लिखाते हैं कि फरक्का गंगा पर है। ये डिसिमिलर है ना, तो जो कॉमन सेंस से बन सकता है उसमें क्या लिखाना है। हाँ, लेकिन कॉपी पूरा करने के लिए, याद करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो तो कॉमन सेंस रहना चाहिए, बन ही जाएगा। ठीक है कि नहीं?
तो ध्यान रखिएगा कि यह रेड फाइसी कहलाता है, लेकिन ये नहीं भी याद करिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसके कारण? फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन, फाइको के कारण लाल होता है। तो लिख दीजिए, लाल सवाल फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है, फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, उसका लेमिनेरिया था, इसका पोरफाइरा है, पोरफाइरा, पोरफाइरा है, पोरफाइरा है, पोरफाइरा है, ठीक है, पोरीफायरा नहीं। लोग जो है ना, पोरफाइरा, ठीक है, पोरफाइरा, याद रखिएगा, टिक लगा दीजिए, हो गया। तो लाल सवाल किसके कारण लाल? लाल सवाल किसके कारण लाल? और लाल सवाल में इसका एग्जाम्पल लेमेरेरिया की तरह कुछ रिच, क्या रिच? तो आयोडीन रिच, आयोडीन वगैरह की प्रचुरता नहीं है, इसलिए कुछ इतना याद रह जाए बहुत। फिर आता है लास्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो लिखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, तो लिख दीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, चौथा। इसमें फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन नामक, फाइकोसाइनिन नामक, फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट, पिगमेंट होता है। फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है। इसे साइनोफाइसिया भी कहा जाता है, इसे साइनोफाइसिया भी कहा जाता है, इसे साइनोफाइसिया भी कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण है। इसे साइनोफाइसिया भी कहा जाता है, इसे साइनोफाइसिया भी कहा जाता है। इसे, इसका एग्जाम्पल है एनाबीना, इसका एग्जाम्पल है एनाबीना, जिसका उपयोग जैव उर्वरक में करते हैं, जिसका उपयोग जैव उर्वरक में करते हैं, ठीक है, बस। तो थैलोफाइटा में अलगी को देखना है। लाइकेन ऑलरेडी मैंने पहले ही कहा कि फंजाई में भी देख सकते थे और अलगी में ही देख सकते थे, दोनों में कंप्लीट हो गया। हम तो केमिस्ट्री में दिखा दिया, ठीक है कि नहीं। तो लाइकेन की व्याख्या तो मैंने केमिस्ट्री में भी की है, यहां भी की है, अलगी में भी की है, फंजाई में भी की। फिर आइए ब्रायोफाइटा, ये प्लांट किंगडम का एम्फीबिया है। एम्फीबिया का क्या मतलब होता है? कि जो जल और थल दोनों पे रहता है, उसी तरह से ये भी है। तो लिखिए ब्रायोफाइटा, या प्लांट किंगडम का, या प्लांट किंगडम का या प्लांट किंगडम का या प्लांट किंगडम का उभयचर, उभयचर, उभयचर है, ठीक है। कुछ मत लिखिए, ये लिख लीजिए। ब्रायोफाइटा एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ को राइजोइड कहते हैं। ब्रायोफाइटा एक ऐसा पौधा है जिसके जड़ को
कहाँ थे हम लोग? ब्रायोफाइटा में थे। तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ को हम लोग क्या कहते हैं? राइजोइड कहते हैं। जैसे जैसे मॉस, मॉस, रिक्सिया, रिक्सिया, मॉस, रिक्सिया, लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स, हाँ जी, लीवरवर्ट्स, मॉस, रिक्सिया, मॉस, रिक्सिया, लीवरवर्ट्स, ठीक है। तो ये दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट। दे आर मॉसेज, लीवरवर्ट्स, एक और लिख दो हॉर्नवर्ट्स। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मॉस और लीवरवर्ट्स, रिक्सिया। तीसरा है, तीसरा है टेरिडोफाइटा, 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 टेरिडोफाइटा भूमि पर पाए जाने वाला पहला पौधा है। भूमि पे पाए जाने वाला पहला पौधा है जिसमें वास्तविक रूप से तना, पत्ती और जड़ होती है। तना, पत्ती, जड़ और संवहनीय उत्तक होता है। संवहनीय उत्तक होता है। संवहनीय उत्तक होता है। ठीक है, संवहनीय उत्तक मतलब जाइलम और फ्लोएम होता है। इसे वनस्पति जगत का रेप्टाइल कहते हैं। 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 एग्जाम्पल है फर्न, फर्न, एग्जाम्पल लिख लीजिए। फर्न है, एजोला है, एजोला है। फर्न लिखे ना, फर्न, एजोला, फर्न, एजोला, लाइकोफाइट्स, लाइकोफाइट्स, फर्न, एजोला, लाइकोफाइट्स इत्यादि, इत्यादि टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। इत्यादि टेरिडोफाइटा के उदाहरण। कौन कौन? कौन कौन? ठीक है। ऐसे भी जलीय फर्न, फर्न को हम लोग जैव उर्वरक के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं उसको एजोला ही कहते हैं। नोट में लिख दीजिए, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे एजोला ही कहते हैं। एजोला ही कहते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वायुमंडल के नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो वायुमंडल के नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, चलिए अब आ जाइए, इसका एक पार्ट और भी है। अभी तो आपने पढ़ा था क्या, अभी तो आपने पढ़ा क्रिप्टो गेम्स को, अब लिख देंगे फेनोरो गेम्स। फेनोरो गेम्स, तो लिखे फेनोरो गेम्स। बीज उपस्थित होते हैं, वो तो लिख ही दिए थे ऊपर में। फेनोरो गेम्स में बीज उपस्थित, लेकिन लेकिन नग्न होते हैं। नहीं तो ऐसे लिखो, फेनोरो गेम्स लिखे ना, बीज उपस्थित होते हैं। इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या हुआ, आवृत्त बीजी, तो लिख देंगे एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी हुआ। आवृत्त बीजी का क्या मतलब होता है कि बीज ढका हुआ हो, जिसमें बीज ढका हुआ हो, बीज ढका हुआ हो। आवृत्त मतलब कवर्ड बीज, जिसके दो भाग हैं, जिसके दो भाग हैं। अच्छा, बीज ढका हुआ होगा तो उसमें क्या होगा, तो फूल अंडाशय में उत्पन्न होगा। तो जो बाय प्रोडक्ट है वो किस में होगा, अंडाशय में होगा, जिसका बीज ढका होगा। इसका एग्जाम, इसके दो भाग हैं, एक है मोनोकोटिलेंडस एक बीज पत्री, या दूसरा दो बीज पत्री। तो लिखेंगे इसके दो भाग हैं, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। क्या लिखे, एक बीज पत्री, और दूसरा क्या है, दो बीज पत्री है। एक बीज पत्री में लिखे जितने भी अपस्थानिक जड़ है, एडवेंटिटस रूट है, जितने भी एडवेंटिटस रूट है, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा। मक्का, गेहूं, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा। मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, जितने भी अपस्थानिक जड़ हैं, पिछले दिन पढ़ाए थे जड़ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, बताए थे ना। जितने भी एडवेंटिटस रूट या अपस्थानिक जड़ है, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, चावल, बाजरा, और दूसरा है डाइकोटिलेंडस। डाइकोटिलेंडस, डाइकोटिलेंडस, जितने भी मूसलाजर है, टैप रूट है, जितने भी मूसलाजर है, जैसे चना,
आप लोग को ये एग्जाम्पल याद रखना है। चना, अरहर, चना, चना, अरहर, मटर, चना, अरहर, मटर और आम। चना, अरहर, मटर और आम, ये आपके महत्वपूर्ण क्या है? डाइकोटिलेडोनस, ठीक है, आवृत बीजी। अब आता है एक जिसमें बीज ढका हुआ नहीं है, जैसे अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, तो लिखेगा जिम्नोस्पर्म, 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 जिसमें बीज ढका हुआ नहीं होता, जिसमें बीज ढका हुआ नहीं होता है, तो अनावृत कहते हैं। जिसमें बीज ढका हुआ नहीं होता है उसे अनावृत बीजी कहते हैं, उसे अनावृत बीजी कहते हैं, उसे अनावृत बीजी कहते हैं। जैसे पाइनस, पाइनस, साइकस, पाइनस, साइकस, पाइनस और साइकस। पाइनस तो एक ऐसा प्लांट्स है जिसे मेल फीमेल एक ही में होता है, तो लिख देंगे ब्रैकेट में पाइनस एक ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा शंकु के रूप में, नर और मादा शंकु के रूप में, शंकु के रूप में एक ही प्लांट में होता है, एक ही प्लांट में होता है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। चिलगोजा, चिलगोजा, चिलगोजा पाइन से ही प्राप्त होता है। चिलगोजा या चिलगोजा या पाइन दोनों लिख दो, चिलगोजा या पाइन या चीर, चिलगोजा या पाइन या चीर, नाम सुनते हो, ज्योग्राफी में लिखाते भी हैं। चिलगोजा, पाइन या चीर, चीर, यह भी जिम्नोस्पर्म ही है, जिम्नोस्पर्म है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा प्रचुर है, प्रोटीन की मात्रा प्रचुर है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा प्रचुर है, ठीक है। चलिए, तो यही आपके प्लांट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु थे प्लांटा की कड़ी में। अब इसमें हम लोग आज यहीं तक रखेंगे इस कक्षा में। अब अन्य बातें लिख लीजिएगा। बूस्टर फैक्ट, सबसे पहला बूस्टर फैक्ट है कुनेन, नाम सुने होंगे कुनेन का, जो मलेरिया की एक मेडिसिन है, सिनकोना के छाल से मिलती है। ये सिनकोना क्या है, एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एंजियोस्पर्म है, आवृत्ति बीजी है। तो लिखेगा सिन, ऐसे लिखो कुनेन, कुनेन, कुनेन जो मलेरिया की औषधि है, जो मलेरिया की मेडिसिन है, जो मलेरिया का मेडिसिन है, जो मलेरिया का मेडिसिन है, वह आवृत्ति बीजी या एंजियोस्पर्म के
आवृत्तिबीजी या एंजियोस्पर्म के उदाहरण। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फर, स्प्रूस, फर बहुत अधिक ऊंचाई पे जो प्लांट पाए जाते हैं, तो फर स्प्रूस हिमालय में पाए जाते हैं। फर या स्प्रूस, फर या स्प्रूस, साइप्रस, ये सभी लकड़ी वाले पौधे हैं। ये सभी लकड़ी देने वाले पौधे हैं। यह सभी लकड़ी देने वाले पौधे हैं जो अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म, जो अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म है। ठीक है। ध्यान रखें कि लाइकेन और मॉस मिट्टी के बिना भी, लाइकेन और मॉस मिट्टी के बिना भी लाइकेन और मॉस मिट्टी के बिना भी जीवित रह सकता है। मिट्टी के बिना भी जीवित रह सकता है। एक आध साल पहले खूब पेपर में चर्चा में आया था गुच्छी, मॉर्चेला, उसको अंग्रेजी में उसका मॉर्चेला। ये जो मॉर्चेला है, ये क्या है? ये करेंट भी है, बायोलॉजी भी है, प्लांट किंगडम भी है। ये आपका कवक है, फंजाई है। तो लिखेगा हाल ही में चर्चित गुच्छी। हाल ही में तीनों बहुत गप करते हो, वेरी बैड। ये सब चीज मुझे पसंद नहीं है बाबू। तुम तीनों को कर रहे पीछे। ठीक है, बटन बंद करो। तो लिखेंगे हाल ही में चर्चित गुच्छी या मॉर्चेला। गुच्छी या मॉर्चेला एक प्रकार का कवक है। एक प्रकार का कवक है जो हिमालय में पाया जाता है। जो हिमालय में पाया जाता है। महत्वपूर्ण है कि कवक माने फंजाई और जीवाणु, महत्वपूर्ण है कि कवक और फंजाई, कवक या फंजाई एवं जीवाणु, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु को कृत्रिम रूप से कल्चर कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते, संवर्धन कर सकते। सूक्ष्म जीवाणु को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और बताया गया था कि जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूनहुक ने। बताया गया था कि जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लिख देंगे जीवाणु की खोज ल्यूनहुक ने किया था।
जीवाणु की खोज लियून हुक ने किया था। ठीक है। टैक्सोनॉमी शब्द कौन दिया था? लिनियस तो फादर थे, कैंडोले। लिख देंगे टैक्सोनॉमी शब्द क्या? टैक्सोनॉमी शब्द कैंडोले ने दिया था। कैंडोले ने दिया था। ये कौन बताएंगे? हर्बेरियम और एक्वेरियम। प्लेंटोरियम। इस तीनों में क्या अंतर होता है? कोई एक आदमी बताइए, कोई एक आदमी। एक्वेरियम, हर्बेरियम और प्लेंटोरियम में क्या डिफरेंसेस होता है? ठीक है, खड़े होइए। ठीक है, वेरी गुड। और वेरी गुड। और हर्बेरियम जिसमें प्लांट का संग्रह करते हैं, मछली का संग्रह जिसमें प्राकृतिक कृत्रिम रूप से करते हैं उसको हम लोग एक्वेरियम, और तारामंडल को कृत्रिम रूप से जो दिखाते हैं वो प्लेंटोरियम, और वनस्पति को जो स्थानीय रूप से संग्रहित जिसमें करते हैं उसको कहते हैं। ये तीनों शब्द एनसीईआरटी के बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं और आप लोग अपने लिए तैयार करके रखे रहिए। तो लिख दीजिए तीनों। बैठ जाइए। हर्बेरियम, हर्बेरियम, हर्बेरियम में स्थानीय वनस्पति का संग्रह किया जाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह किया जाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह किया जाता है। हर्बेरियम में स्थानीय वनस्पति का संग्रह किया जाता है। प्लेंटोरियम में, प्लेंटोरियम में कृत्रिम रूप से तारामंडल को तैयार किया जाता है। कृत्रिम रूप से तारामंडल को तैयार किया जाता है। और तीसरा है, और तीसरा है तथा एक्वेरियम। कृत्रिम रूप से मछली को जिस जल में संग्रह किया जाता है, कृत्रिम रूप से मछली को जिस जल में संग्रह किया जाता है, मछली को जिस जल में संग्रह किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्वेरियम। एक्वेरियम। इसी क्रम में एक है फाइटोट्रॉन। फाइटोट्रॉन, उसको हम लोग कहते हैं पादप लय। पादप लय, पादप। ये क्या होता है? फाइटोट्रॉन क्या होता है? फाइटोट्रॉन होता है ये नियंत्रित रूप से, यदि इस बंद कमरे में हम किसी पौधे के प्रजाति का विकास करेंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग फाइटोट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो लिख देंगे फाइटोट्रॉन डैश। नियंत्रित परिस्थितियों में, देखते हो आजकल गोभी किसी महीने में मिलता है, तो फाइटोट्रॉन का ही उपयोग हम लोग कर रहे हैं। नहीं, पोली हाउस, ये सब क्या है? सब फाइटोट्रॉन का टाइप्स। तो लिखेंगे फाइटोट्रॉन्स कृत्रिम रूप से वनस्पति को, वनस्पति को
वनस्पति को उत्पन्न करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसे फाइटोट्रॉन कहते हैं। उसे फाइटोट्रॉन कहते हैं। बस। तो इस अध्याय में कुछ विविधा भी था, और वो विविधा साइंस का बड़ा महत्वपूर्ण विविधा था जो मैंने अभी बताया, एक्वेरियम, क्योंकि हार्बेरियम तो पढ़ना ही है इसमें, लेकिन साथ में आपने कुछ शब्दों को जो एकाधी का स्कूलिंग शिक्षा लगता है कुछ ठीक ठाक है, अन्यथा तो सब लोग सरस्वती जी के महान अवतारों में से हैं आप लोग, कि ऐसे कॉमन शब्द जो स्कूल के दिनों में पढ़ने चाहिए। नहीं, फाइटोट्रॉन चलो नई चीज है, हालांकि वो भी 8वां 9वां की किताब में लिखा हुआ है कि फाइटोट्रॉन, बॉक्स में लिखा हुआ है कि फाइटोट्रॉन क्या है, ठीक है कि नहीं। तो फाइटोट्रॉन कृत्रिम रूप से स्थानीय स्तर पर नियंत्रित परिस्थितियों में जो हम पौधे को उगाने की विधि, पॉली हाउस क्या है ये भी पूछ सकता है, फाइटोट्रॉन का उदाहरण है पॉली हाउस, ठीक है कि नहीं। तो पॉली हाउस में भी हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्ड करके किसी सब्जी या फल को हम लोग उगाते हैं। इसीलिए आज हर समय हर सब्जी फल आपको, पहले एक समय एक था कि ये जाड़ा का फल है, जाड़ी की सब्जी है, नहीं ये गर्मी की सब्जी है, नहीं अब ये खत्म हो गई। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब हम लोग, ठीक है कहीं महंगा है कहीं सस्ता है, तो उसके द्वारा हम इस तरह के गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और इसी क्रम में ये 4 शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्लेनेटोरियम, एक्वेरियम, ये दोनों तो बहुत कॉमन शब्द है, जहां भी गुजर जाओगे या एक्वेरियम हाउस है लिखा रहता है। इसका मतलब है कि कहीं से भी कोई कॉन्शसनेस, मेंटल अलर्टनेस जो है वो नहीं, ठीक है। प्लेनेटोरियम हर जगह नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्लेनेटोरियम है, तारामंडल है, ये भी कॉमन शब्द है। और तीसरा हर्बेरियम, ये थोड़ा अनकॉमन है, लेकिन एनसीईआरटी 9वां 10वां का पढ़िएगा तो 10 जगह हर्बेरियम शब्द का प्रयोग है, ठीक है कि नहीं। जो क्लास 10th का बीटीसी में भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर हम लोग के यहाँ एनसीईआरटी नहीं चलता था, सही, इसका मतलब कि बेस पर कहीं कोई कभी काम ही नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए बेस को थोड़ा सा अच्छा रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। परीक्षा में आपके हर तरह के तथ्य छोटे बड़े सब में पूछे जा सकते हैं, और कोई भी तथ्य छोटा नहीं होता है, कोई भी तथ्य बहुत बड़ा नहीं होता है। जान गए तो वो तथ्य छोटा है, नहीं जाने तो ये छोटा शब्द ही क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है कि नहीं। सब कुछ आपके जागृति पे निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक और महत्वपूर्ण भाग को, आज क्लासिफिकेशन के एक भाग को, चूंकि अब दूसरा भाग जो एनिमेलिया है वो काफी लंबा है, और उसमें कम से कम एक कंप्लीट क्लास चाहिए, जो छठ से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छठ से पहले जो मैं छुट्टी दूंगा, हालांकि कल आपकी छुट्टी रहेगी, लेकिन इसके बाद का जो 2-3 दिन है वो आपकी कक्षा का, क्योंकि बायोलॉजी मैंने आपसे कहा भी था कि छठ से पहले मैं आपकी बायोलॉजी को समाप्त करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक है, और उसके बाद हम लोग जो